नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 7 बजे की इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां दिग्विजय सिंह की चैट पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की धारा 370 वाले बयान के खिलाफ एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि देश विरोधी दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच कराने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा और उसमें लिखा है कि NIA से जांच कराई जाए। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय के बयान पर सियासत अभी भी जारी है। लगातार अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी बयान है। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा गया है। तो क्लब हाउस चैट के बाद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, और बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, अब लगातार इस पर बयानबाजी तो होती रही, लेकिन अब पत्र के माध्यम से गृह मंत्री को यह बताने की कोशिश की गई कि ये देश विरोधी गतिविधियां हैं, जांच कराई जाए। देखिए, दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राजनीतिक शख्स हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह चर्चाओं में रहे हैं। और हालांकि ये जिस चैट को लेकर ये तमाम जो विवाद हुआ है, VD शर्मा को खत लिखना पड़ा, ये चैट 12 मई का है, जब क्लब हाउस चैट के दौरान कई सारे एमिनेंट लोगों के साथ दिग्विजय सिंह मुखातिब थे और किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत उसी दिन मर गई थी जिस दिन धारा 370 वहाँ से हटाई गई थी। तो ये तमाम विवाद इस वायरल ऑडियो के बाद हुआ है। और अब VD शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को और मांग की है कि दिग्विजय सिंह की जांच होनी चाहिए, उनके संपर्कों की जांच होनी चाहिए, उनके टेलीफोन कॉल्स की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो पुराने बयानों का जो रिकॉर्ड है, जो इसके पहले वो बयान दे चुके हैं या जो करते रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं आतंकियों को या फिर जो हिंदुस्तान को जो पसंद नहीं करते हैं उनका समर्थन करते हैं। इस तरीके से VD शर्मा ने अपने खत में लिखा है। उन्होंने कुछ बयानों का हवाला भी दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाला भी बयान का हवाला दिया, साथ ही साथ आतंकियों के घर जाकर उनके परिजनों से मिलने की भी जो घटना थी उसको भी उसमें शामिल किया है। हाफिज सईद को जो इंटरनेशनल आतंकी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान में ही है वो, तो हाफिज सईद को भी साहब जब एक बार दिग्विजय सिंह ने उसके नाम के आगे लगाया था तो इस बयान का भी उस खत में जिक्र किया है। तो VD शर्मा समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने आज दिग्विजय सिंह की घेराबंदी ज़बरदस्त तरीके से की, लेकिन VD शर्मा ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को और मांग की है कि उनकी जांच की जाए, उनके फ़ोन कॉल्स की जांच की जाए, उनके किन किन लोगों से संपर्क हैं, किन किन लोगों से बातचीत करते हैं, और उनका चूंकि इस तरीके का व्यवहार और रवैया रहा है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके की आशंका जताई है VD शर्मा ने। जी, चलिए बने रहिए नवीन, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो फिर से इस फैसले पर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने पर पुनर्विचार करेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने तो दिग्विजय सिंह की गतिविधियों और पाकिस्तानी कनेक्शन की NIA से जांच की मांग भी की है।
उन्होंने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। वहीं सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती, यही कांग्रेस की नीति और नीयत का सच है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना का अवशेष कह दिया। इधर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बचाव में उतर आई है। खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अनपढ़ लोगों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क शायद समझ नहीं आ रहा है। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने के लिए राजनीति कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो झूठे आरोप लगाने लगती है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. मैं एक निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे, एंटी नेशनल क्लब हाउस। कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है, जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। मैं NIA से मांग करता हूं कि इनके पाकिस्तान से क्या संबंध है। ये पाकिस्तानी पत्रकार का उसमें सम्मिलित होना, इससे क्या संबंध है। इसकी जांच NIA को करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह की सारी गतिविधियों की जांच NIA करे। 47 के विभाजन में जो जिन्ना चला गया था, उसके कुछ अवशेष दिग्विजय सिंह के रूप में भारत में रह गए। जब भी दिग्विजय सिंह अपना मुंह खोलते हैं, हिंदुस्तान का किसमें बेइज्जती हो जाए ऐसे बयान देते हैं। जनता पार्टी के पास कोरोना के बाद, डीजल पेट्रोल महंगाई के बाद, इनके झूठे आश्वासनों के बाद, इस सब से ध्यान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भाजपा के नेताओं को पहले उनका ऑडियो पूरा सुनना चाहिए, फिर डिक्शनरी का अध्ययन करना चाहिए और शेल और कंसिडर में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार है तो हम 370 वाले निर्णय को पलट देंगे। तो क्लब हाउस चैट के वायरल ऑडियो के बाद बवाल हुआ है। जरा ऑडियो क्या है यह भी आपको सुनवा देते हैं। धारा 370 को लेकर क्या बयान दिया। कांग्रेस सत्ता में आई तो फैसले पर विचार करेंगे। इस चैट में ये उन्होंने कहा, चैट में पाकिस्तानी पत्रकार के शामिल होने का भी दावा इसमें किया जा रहा है। इधर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कटाक्ष किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच करे NIA। BD शर्मा ने पत्र लिखा है गृह मंत्री को। तो दिग्विजय ने देश से गद्दारी की है, विश्वास सारंग ने भी कटाक्ष किया है। बयान दिया उन्होंने सीधे तौर पर। और दिग्गी जिन्ना के अवशेष के रूप में भारत में रह गए रामेश्वर शर्मा ने यह बयान दिया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी गलत प्रचार कर रही है, अनपढ़ लोगों को शैल और कंसीडर में फर्क समझ नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट के माध्यम से यह लिखा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं तो झूठे आरोप लगा रही है। पीसी शर्मा ये कह रहे हैं।
और मध्य प्रदेश में सियासी मुलाकातों का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष ने साथ में लंच भी किया। दोनों के बीच हुई सियासी मुलाकात पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि बीजेपी उनका मूल है, इस कारण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मेल मुलाकात करना, उनका स्वागत करना कर्तव्य है। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि जुलाई की आखिरी या फिर अगस्त महीने की शुरुआत में सत्र आयोजित किया जा सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान पर कहा कि 370 हटाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि आज तक दिग्विजय सिंह ने देश के हित में कब बात की है। और मूल जो अपना है, जो जड़ है, वो भारतीय जनता पार्टी है और इस कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आए थे, उनका स्वागत करना, उनको भोजन कराना, ये हमारा दायित्व है, करना चाहिए। विधानसभा सत्र कब से शुरू हो सकता है इस बार? सर कोई तैयारी को लेकर? तैयारी, पूरी तैयारी हो गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में संभावित है। और मध्य प्रदेश में नेताओं के मेल मुलाकातों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के निवास पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसे सामान्य मुलाकात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। भाजपा एक परिवार है और हमारे यहाँ मेल मुलाकातों की परंपरा है, इसलिए मैं मिलने आया हूं। सभी पदाधिकारी, मिनिस्टर सब आते हैं, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए कहीं? पारिवारिक भाव, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते से काम करती है, इसलिए उसकी एक प्रक्रिया और उसका एक हिस्सा है ये। इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार का कोई मुझे लगता है कि ना कयास लगाना चाहिए, ना इसमें किसी प्रकार। आयुष विभाग के माध्यम से हम एक अंतर्राष्ट्रीय योगा सेंटर खोल सके, उसका प्रस्ताव भारत सरकार को गया हुआ है। उसमें क्या क्या कमियां हैं, अगर उसमें किसी प्रकार से अपने प्रदेश स्तर की कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे। तो मैंने सारा भाई साहब को बताया कि किसी प्रकार से कोई कमियां नहीं है, हमने सारा भेज दिए और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय योगा सेंटर हम लोगों को प्राप्त होगा। और मध्य प्रदेश में कोविड से हुई मौतों पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सीआरएस की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि अकेले मई महीने में मध्य प्रदेश में 1,70,000 मौतें हुई हैं। हालांकि ये सारी मौतें कोविड की नहीं है, लेकिन ज्यादातर मौतें कोविड की वजह से हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि जब उन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए तो पूरी शिवराज सरकार गलत बताने में जुट गई थी। कमलनाथ ने कहा कि लाशों पर राजनीति के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। मुआवजे को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि मुआवजा राशि बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख करने की मांग है, लेकिन इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। और हमारी मांग है कि कोरोना आफ्टर इफेक्ट्स के बाद भी जो डेथ होती है उसको भी कोरोना डेथ माना जाए और 4 लाख रुपए उस व्यक्ति को के परिवार को दिए जाएं जिसकी कोरोना से डेथ हुई है। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी है और हमने हाई कोर्ट में भी लगाया है। मई के अंदर बताया है कि मई महीने के अंदर 1,70,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ये सुरजेवाला जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका क्या आरोप है? 1,70,000 मतलब मैंने उनका कोई ऐसा झूठ नहीं देखा है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारे विधिवत रूप से हम लोगों ने दिए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है फिलहाल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीआरएस की जो रिपोर्ट आई है साफ तौर पर वो ये बता रही है कि मौतों के आंकड़े क्या थे। सरकार कह रही है हमने जो आंकड़े दिए वो सही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी घेरने का मौका मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि जब हम आंकड़े बता रहे थे तो हमें गलत ठहराया जा रहा था, हमें ये कहा जा रहा था कि हम लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब जो आंकड़े आए वो कहां से आए? देखिए, देश की एक मान्य संस्था है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये जो सीआरएस है ये तमाम मौतों की रिपोर्ट रखता है। ये उन मौतों की भी रिपोर्ट रखता है जो कोविड से हुई हैं, ना हुई हैं, किसी महामारी से हुई है या सामान्य मौतें हैं।
तो ये तमाम मौतों की एक रिपोर्ट रखता है, ताकि आने वाले समय में कभी रिसर्च की ज़रूरत हो तो उसके आंकड़ों के ज़रिए आगे रिसर्च को बढ़ाया जा सके। कभी कभी किसी महामारी के चलते कोई रिसर्च होनी हो या फिर किसी दूसरे वजह से जो रिसर्च होती है, तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो फिलहाल ये CRS की रिपोर्ट है कि मई महीने में 1,70,000 के आसपास कि 1,70,000 मौतें अकेले मई महीने में हुई हैं मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में 86% मई महीने मौतें हुई हैं और मध्य प्रदेश में 80% के आसपास ये मौतें हुई हैं। जाहिर है कांग्रेस को एक मौका मिला है अपनी बात को और मजबूती के साथ, दमदारी के साथ सामने रखने का। चूंकि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई महीने में 1,20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें से 80% जो मौतें हैं वो कोविड की मौतें हैं, और शासन इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने ये नसीहत भी दी थी कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि असल आंकड़े जो सामने आए, तो उसके लिए उनको कब्रिस्तान और जो शमशान है वहां से रोज की रिपोर्ट निकालनी होगी और एक कलेक्टिव रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश के लोगों को बताना होगा कि मध्य प्रदेश में कोविड से कितनी मौतें हुई और सामान्य मौतें कितनी है। हालांकि ये जरूर गफलत पिछले दूसरी लहर के दौरान रही कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल बुलेटिन में जो मौतों की संख्या बताई जाती थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन जब आप शमशान घाट या कब्रिस्तान जाएंगे तो वहां 70-70, 100-100 लाशें जलती थी। इसी बीच मध्य प्रदेश के जो मेडिकल बुलेटिन होता है वहां पर भोपाल जिले में सिर्फ 3 से 7 मौतों का जिक्र होता था। तो ये बड़ा हैरान करने वाला विषय था। तमाम पत्रकारों ने भी इस पर खबरें की हैं। साथ साथ विपक्ष को जब इस बात का अंदेशा हुआ कि सरकार कुछ इस तरह की गड़बड़ी कर रही है, विपक्ष भी मौके पर जाके इस तरीके की रिपोर्ट्स तैयार करी है और कई सारे समाज सेवी संस्थाएं भी शमशान और कब्रिस्तान पहुंचकर ये रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई हैं। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से और अपने सोर्सेस के हवाले से कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन नवीन बाद में आंकड़े जो आए वो सबके सामने हैं। लेकिन उसमें सरकार क्या एक्सेप्ट करती है इसे, या जो वो आंकड़े दे रही है वो सही है, थोड़ा एक गफलत का माहौल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होते हुए अब 0.5% के पास पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट भी लगभग 100% के पास आ गया है। कोरोना कर्फ्यू के खुलने के बाद भी संक्रमण के मामलों में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी संक्रमण के केवल 397 नए केस सामने आए हैं। वहीं 35 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश में कोविड से हालात अब बेहतर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए तैयारियों में प्रशासन जुटा है। बच्चों के लिए ICU बनाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में 10 जून से चल रहे नर्सों के आंदोलन पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना काल में सभी को धैर्य से काम करना चाहिए। कंट्रोल की स्थिति में आते जा रहे हैं पूरी तरीके से। आज मात्र 337 केस पॉजिटिव आए हैं और मध्य प्रदेश में मात्र 4,775 केस पॉजिटिव बचे हैं। और इधर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए औषधियों से उपचार पर भी सरकार जोर देगी। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश में औषधि से दवा बनाने के लिए रिसर्च किया जा रहा है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि नई औषधि बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण में बेहद उपयोगी 16 प्रकार की जड़ी बूटियों को भी बड़ी संख्या में लगाने का खाका तैयार किया जा रहा है। साथ ही घरों में ही औषधि से संक्रमण से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यदि इस प्रदेश में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर आयुष विभाग ने त्रकटु चूर्ण हमारे पूरे प्रदेश में हमने बांटा था, पर त्रकटु चूर्ण बनने वाली जो औषधि है वो हम अपने ही वेलनेस सेंटर में, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा है, हमारे महाविद्यालय है, इसमें हम अपने औषधि के जो पौधे हैं वो लगाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।